मेहनतकशों की ओर से दुनिया को शहादतों के इस पर्व का क्रांतिकारी अभिनंदन। हम मजदूर अपनी शहादत पर्व की तरह मनाते हैं। जीवन के लिए, मनुष्य के लिए, मनुष्यता के लिए दी गई हमारी विनम्र योगदान, किया गया हमारा विनम्र योगदान। इसलिए हमारे लिए शहादत गम का विषय नहीं है, दुख करने का विषय नहीं है। शहादत हमारी परंपरा है, शहादत हमारी ताकत है, शहादत हमारी इस दुनिया को योगदान है। सन 1886 में जब हे मार्केट में 8 साथियों की हत्या के बाद यह परंपरा हमने शुरू की। दुनिया के मजदूरों ने 8 घंटे काम की लड़ाई के लिए, और यूं कहिए कि मजदूर को मनुष्य माने जाने की लड़ाई के लिए, क्योंकि मजदूर उस समय तक और आज भी पूंजीवाद की मशीन में पिसता हुआ एक पुर्जा भर है, जुता हुआ एक जानवर भी भर है, जिसे हर तरह से पूंजी नोचती है, कचोटती है और उसका सारा श्रम अपनी तिजोरियों में सोख लेती है। इसलिए हमारी लड़ाई, हर लड़ाई का जो बड़ा उद्देश्य है वह प्रत्येक मनुष्य को मनुष्य का मान दिए जाने का संघर्ष। साथियों, यह पहली बार होगा 134 साल के इतिहास में जब 1 मई को न सिर्फ हमारे देश बल्कि सारी दुनिया की सड़कों पर हम मेहनतकशों की चापें नहीं गूंज रही। ये पहली बार होगा जब दुनिया के मेहनतकशों के पांव तले यह धरती धड़ धड़ नहीं धड़क रही होगी। आज यह पहली बार होगा जब दुनिया के मेहनतकशों की तनी हुई मुट्ठियां और गूंजते हुए नारों की आवाज के नारों के साथ की बिजली जुल्मी निजाम के सर पर तर तर नहीं तड़क रही। ये पहली बार होगा। और ये क्यों हो रहा है पहली बार? इसका आज के मई दिवस से, मजदूरों के संघर्ष से, मेहनत से बहुत गहरा ताल्लुक है। हम इसी बात को समझने की आज कोशिश करेंगे। लेकिन इसके पहले मुझे इजाजत दीजिए, 1 मिनट का समय दीजिए। मैं आपको ले चलना चाहता हूं अपने अतीत की उन वीथिकाओं में जब हम लोग सही मायनों में मजदूर वर्ग का उत्सव मई दिवस मनाया करते थे। और ये समय हम लोगों ने जानबूझ करके इसलिए भी चुना है कि दोस्तों, ठीक ये वह समय है जब बनारस में, मुझे लगता है कि हर जगह, मई दिवस की सभाएं अपने चरम उत्कर्ष पर पहुंची हुई होती थी। मजदूरों का उत्साह, मजदूरों का आवेग अपने चरम पर पहुंचा हुआ होता था। इसलिए ये पूरा मौजूद समय है कि उस आवेग को मैं आपसे आधे मिनट में शेयर करूं। मैं शेयर करना चाहता हूं आपसे वो जमाना, मई दिवस का वो दिन जब बनारस में विशेषरगंज की मंडी से हमारे सीपीआई के साथी गाड़ीवान पल्लेदार संघ के अपने बैलों और बैलगाड़ियों के साथ कम से कम 1 मील लंबी लाइन के साथ कम से कम 300-400 बैलगाड़ियां और बैल, और उन पर लाल झंडे टांगे हुए वो विशेषरगंज से निकलते थे और निकल करके नारे लगाते हुए कभी चितरंजन पार्क, कभी बेनियाबाग पहुंचा करते थे। मैं ले जाना चाहता हूं बनारस की सड़कों पर उन दिनों में जब डीएलडब्ल्यू से, जब रामनगर से हमारे सीपीएम के साथी इंडस्ट्रियल स्टेट के नौजवानों को, मजदूरों को नारे लगाते हुए लेकर पहुंचते थे। मैं आपको ले जाना चाहता हूं उन दिनों में
जब हजारों की संख्या में केंद्रीय कर्मचारी समन्वय समिति के साथी, जिसमें हर केंद्रीय विभाग के लोग साथी मौजूद हुआ करते थे, इस बनारस के तमाम दफ्तरों से अपने नारे लगाते हुए और एक केंद्रीय जगह इकट्ठा होकर के और वहां से नारे लगाते हुए पहुंचते थे। राज्य कर्मचारी संयुक्त परिषद, राज्य कर्मचारी महासंघ का 500,000 लोगों का जुलूस इस बनारस की सड़कों पर नारे लगाता हुआ पहुंचता था। हम बीमा और बैंक के कर्मचारी भी अपने नारे, अपने जुलूसों के साथ पहुंचा करते थे और सचमुच में मजदूर वर्ग की जीत का, मजदूर वर्ग के गौरव का उत्सव मनाया करते थे। ये मेहनत कश के संघर्ष का एक खास तरीका है, मेहनत के गुरूर का, मेहनत के गर्व का, पसीने के गुरूर का एक खास तरीका है। हम अतीत से सीखते हैं, अतीत की गलतियों से, अतीत की अपनी उपलब्धियों से सीखते हैं और उन सीखों को आज पर लागू करते हुए आज की ठोस जमीन पर खड़े होकर के, आज के स्थानीय संघर्षों को लेकर के, अपने जीवन और जद्दोजहद की मांगों को लेकर के और उन मांगों के साथ आने वाले कल के सपनों को मिलाते हुए हम आज की जमीन पर संघर्ष करते हैं और फिर आज की जमीन के स्थानीय संघर्षों को हम पूरी देश, दुनिया और समाज के संघर्षों के साथ जोड़ते हैं। ये हमारा संघर्ष, ये मेहनत कशों का संघर्ष, और इसे हम सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का नाम देते हैं। जब हम कहते हैं कि दुनिया के मजदूरों एक हो, दुनिया के मेहनत कशों एक हो, तो उसका मतलब यहां होता है कि हमारी धारावाहिकता अतीत से लेकर के स्थानीयता तक और स्थानीयता से लेकर के दुनिया के हर कोने तक पहुंचती है, हर उस मनुष्य के पास पहुंचती है जो दर्द महसूस कर रहा है, जो लड़ रहा है, जिसे इस निजाम से दिक्कत है, जिसको इस पर अपने पसीने की पूरी कीमत नहीं मिलती है। हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष अपने स्थानीय संघर्षों को लेकर के वहां तक जुड़ता है। इसलिए हम इसे कहते हैं कि ये हमारा सर्वहारा अंतर्राष्ट्रीयतावाद का संघर्ष है। ये हमारा एक पूरा मुकम्मल संघर्ष है जो जिसके की पहुंच बहुत दूर तक जाती है। कहते हैं ना कि मुफलिस की सदा है जहां तक पहुंचे, तो जहां तक में हमारी सदा, हमारा संघर्ष दुनिया के हर कोने में पहुंचता है। आइए अब आज के बारे में कुछ बात करते हैं। आज थोड़ी बातें करते हैं क्यों हम अपने अपने घरों में बंद हैं, क्यों हम आज सड़कों पर नहीं। आज कोरोना लॉकडाउन, ये समझना भूल होगी कि कोरोना एक प्राकृतिक आपदा है, हमारे ऊपर थोप दिया है प्रकृति ने, प्रकृति की आफत है और जिसके किस लिए हम लोग जो है बेबस हैं और हम लोगों को घरों में कैद होना पड़ रहा है। कोरोना प्रकृति से बहुत कहीं ज्यादा पूंजी की उस आदिम लूट और लालच की पैदावार है, जिसमें पूंजी हर पल हजारों हजार, मैं जोर देकर के कहना चाहूँ तो एवरी मोमेंट, हर पल पूंजी हजारों गरीबों को, किसानों को, आदिवासियों को, दलितों को, मजदूरों को, हजारों लोगों को हर सेकंड में, हर पल में, हर मिनट में उन्हें अपने जगहों से विस्थापित कर रही है, उन्हें हटा रही है, उनकी जमीनें छीन रही है, उनका जल, जंगल, सारे जीवन के संसाधन छीन रही है और जिसकी वजह से उन्हें मजबूर होकर के और पीछे घिसटते जाना पड़ता है। आज अगर हमारे आदिवासी साथी, हमारी आदिवासी महिलाएं अगर 2 घंटा 3 घंटा पहले अगर आज से जाती हैं पानी लेने के लिए, जलावन लेने के लिए, लकड़ी लेने के लिए, तो उनके सारे जंगल साधन छीन करके आज उन्हें मजबूर किया जा रहा है कि वो ये समय 4 घंटा 5 घंटा लगाएं और अंदर प्रकृति के अंदर घुसें, जंगलों में वहां और जाएं। और इस तरह से
पूंजी खदेड़ रही है उन लोगों को, उन मेहनत कशों को, जिनकी कि सारे जीवन के स्रोत वो सोख रही है अपने अपनी तिजोरियों के अंदर। उन हजारों मेहनत कशों को रोज हर पल वो खदेड़ रही है, पीछे धकेल रही है प्रकृति की अनजानी दुनिया में जाने के लिए, जहां न जाने किस तरह के जीव जंतु हैं, न जाने किस प्रकार के जीव जंतुओं के ऊपर कितने प्रकार के वायरसों का डेरा है, और जिसकी की वजह से वो फिर वायरस से संक्रमित होकर के आते हैं जब समाज में, तो वो तरह तरह की माने अनोखी बीमारियां एक के बाद एक लेकर के जाते हैं। और इसी यही नहीं है बात, सिर्फ यही तक सीमित नहीं, सिर्फ यही नहीं कि हम गरीबों को, मजदूरों को ढकेल दिया जा रहा है। बात यह है कि माने पूंजी की लालच की हद देखिए कि वो माने उन जीव जंतुओं को भी, आज कोरोना कहा जा रहा है ना कि चमगादड़ की वजह से आया है, फलाने की वजह से आया है, तो क्यों चमगादड़ की वजह से आया या फलाने की वजह से आया, ढिमाके की वजह से आया? माने पूंजी इन निरीह जीव जंतुओं को भी अपने मुनाफे का एक साधन बनाती है। आप तरह तरह के प्रचार देखिए जो अंडर करंट में चलते हैं, आपकी उत्तेजना बढ़ाने के प्रचार, आपका बलवर्धन करने के प्रचार, इसका सूप पी लीजिएगा, इसका रस पी लीजिएगा, इस जानवर की हड्डी को का जो है चूरन खा लीजिएगा, फलाने कर लीजिएगा तो आपका ये हो जाएगा, यह बलवर्धन हो जाएगा, यह काम उत्तेजना बढ़ जाएगा, पता नहीं क्या प्रचार। और उसके लिए आप पूरे के पूरे इकोलॉजी को, पूरे के पूरे हमारे जीवन सृष्टि के चक्र को के ऊपर हमला करते हैं और एक पूरा का पूरा दुनिया में काला बाजार पैदा करते हैं। इस तरह के हवस का काला बाजार, जिस हवस में प्रकृति के निरीह पशु पक्षियों का रोज वध होता है, रोज उन्हें उबाला जाता है, उनका माल मरीदा निकाला जाता है, शीशियों में बंद किया जाता है और दुनिया के सारे बाजारों में ट्रिलियन डॉलर्स का जो है कारोबार चलता है। तो ये जब हम करेंगे तो स्वाभाविक है कि उसका नतीजा भी हम ही को भुगतना पड़ेगा, और जब उसका नतीजा हमको भुगतना पड़ता है तो प्रकृति के साथ पूंजी की लालच और छेड़छाड़ और कहिए कि बलात्कार का ये नतीजा है। ये जो आज के वायरस हैं, और ये आज के वायरस ने पता नहीं कब से चल रहे हैं, कभी स्वाइन फ्लू आ जाता है, कभी बर्ड फ्लू आ जाता है, कभी सार्स आ जाता है, कभी इबोला आ जाता है, और आज कोरोना आया है और कल कुछ और आएगा, क्योंकि हम सबक नहीं सीखते। पूंजी का उद्देश्य सिर्फ कमाना है, सिर्फ प्रॉफिट कमाना है, लूटना है। उसे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि दुनिया में कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग मरेंगे, उसे पूंजी को, पूंजीपतियों को, पूंजीवाद को कोई लेना देना नहीं। तो आज की दुनिया में ये जो पसरा हुआ है मौत का सन्नाटा, मौत के डर का सन्नाटा, और करोड़ों मेहनत कशों के घरों के बुझे हुए चूल्हों पर बिलखती हुई भूख, कोरोना से कहीं ज्यादा पूंजी और उसकी लठैत सरकारों की कफन से भी कमाने की हवस का नतीजा। जब काम करने का समय था, सुरक्षात्मक उपाय का समय था, जनवरी में ही पता चल गया था, लेकिन तब सरकार जो है वो अपनी तरफ से पूरी तरह से आंख मूंदे हुए और पूंजीपतियों को इस खतरे के लड़ने के हर मुमकिन साधन को जखीरेबाजी करके, काला बाजारी करके पैसा कमाने में लगी हुई थी। आप देखिए कि जो मास्क 10 रुपए 15 रुपए में बिकता था, वो मास्क 70 रुपए 100 रुपए में बिका है। वेंटिलेटर्स नहीं है, पीपीई नहीं है। क्यों नहीं है भाई? आपके पास समय था, सुविधा थी, सारे संसाधन थे आपके पास, लेकिन आपने नहीं बनाया, इसलिए कि आपको नहीं फर्क पड़ता कि कोरोना से कितने लोग मरने वाले हैं। आपको फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि अगर शॉर्टेज हो, अगर काला, तो हम उसकी काला बाजारी कर सकेंगे, अगर शॉर्टेज होगी तो हम 1 रुपए का सामान 10 रुपए में बेच सकेंगे। तो इस वजह से आपने समय रहते कोई तैयारी नहीं, और जब हालत
काबू से बाहर हो गया, सारी दुनिया के हाथ पांव फूलने लगे। तो जब सारी दुनिया के हाथ पांव फूलने लगे तो आपने सारी दुनिया की सरकारों ने, ये सिर्फ हमारे देश का धंधा नहीं, ये दुनिया का धंधा है। पूंजीवाद सिर्फ हमारे देश की बपौती नहीं, सारी दुनिया में ये ग्लोबलाइजेशन है, ये सारी यानी भूमंडलीकरण, ये पूंजीवाद का भूमंडलीकरण। और दुनिया में चाहे ट्रंप से लेकर के बोल्सोनारो से लेकर के किसी का भी नाम आप ले लीजिए, सारे लोगों ने बिना किसी तैयारी के जिसका जो मन में आया बहुत बड़ी बड़ी बातें G20 में, G7 में, G8 में पता नहीं कहां कहां होती हैं, अंतर्राष्ट्रीय सौहार्द की, अंतर्राष्ट्रीय कोऑर्डिनेशन की, इंटरनेशनल कोऑर्डिनेशन की, एक दूसरे के से साझा शेयर करने की, सारी चीजें ताश के पत्तों की तरह से हवा हो गई, ढह गई। हर देश सिर्फ अपने लिए सोच रहा था, आज भी सिर्फ अपने लिए सोच रहा है। आप देखिए ट्रंप की गुंडागर्दी, माने आपके ऊपर पूरा ब्लैकमेल करके उसने आपसे दवाइयां खरीदवाई, आपको भेजने के लिए मजबूर किया। हमारे यहाँ जो पीपी आ रहे थे, उन सारे पीपी का वो खजाना जो है वो शिपमेंट उसने अपने यहाँ रुकवा लिया। और सिर्फ ये हमारे साथ नहीं किया, ऐसा दर्जनों देशों के साथ उसने किया। अरे जिसके पास लाठी है, इस कोरोना का इलाज सबने इसी तरह से किया इस दुनिया में कि जिसके पास जैसी लाठी थी उसी तरह की लाठी उसने भाजना शुरू किया और सारे अपने दरवाजे बंद करके, और दुनिया जाए जहन्नुम में, हम किस तरह से अपना बचाव कर सकते हैं। और अपना बचाव करने का मतलब पूंजीपतियों का बचाव किस तरह से कर सकते हैं वो करेंगे। ये कोरोना से लड़ाई की तैयारी है। इस तरह से हम पूरे देश में, पूरे दुनिया में हम कोरोना से लड़ रहे हैं। कोरोना आज है, कल नहीं रहेगा, लेकिन उस नहीं रहने में तुम पूंजीपतियों का कोई हाथ नहीं होगा, तुम सरकारों का कोई हाथ नहीं होगा। कोरोना जितनी जाने लेकर के जाना है उतनी जाने लेकर के जाएगा। तुमको जितना लूटना है तुम उतना लूटोगे। गरीब को जितना पसीना, गरीब का खून जितना जाना है उतना तुम चूसो। ये हो रहा है, ये कर रहा है कोरोना के नाम पर। हर चीज बिकती है, पूंजीवाद में हर चीज बिकती है, जो बिकती नहीं है उसका कोई अंत नहीं है। क्यों इतने दिनों से इतने सारे एक के बाद एक जो इस तरह के वायरस आ रहे थे, क्यों नहीं? क्या हुआ भैया? तो एंड हो गया। है नहीं, एंड हो गया। कुछ ट्रबल बता रहा है। सॉरी, वी आर हैविंग ट्रबल प्लेइंग दिस वीडियो। चल रहा है, डिस्प्ले नहीं हो रहा। अच्छा तो बोलते ना, हाँ बोलते रहिए, आ रही है। अच्छा, तो यहाँ वीडियो बंद हो गया था, तो हम लोग फिर से शुरू करते हैं अपनी बात। अपने देश में करीब 40 दिन से ये मौत के डर का सन्नाटा पसरा हुआ है। करोड़ों मेहनत कशों, किसानों, गरीबों, छोटे दुकानदारों, धंधे वालों के घरों के चूल्हों की आग बुझी हुई। सारे कल कारखाने, उत्पादक गतिविधियां, सब कुछ बंद है।
तो यहां पर भी तरीका वही था। जब कोरोना से लड़ने और उस पर काबू पाने का वक्त था तो सरकार वायरस का इलाज गोबर से, गौमूत्र से, घड़ी घंटा घड़ियाल से, ताली से, थाली से, दिया से, बाती से कर रही थी और पूंजीपतियों को इस लड़ाई के हर जरूरी सामान का, सैनिटाइजर से लेकर के वेंटिलेटर और पीपीई तक की काली कमाई कराने में मशगूल थी। और यहां पर भी जब हालत काबू से बाहर होने लगे तो बिना किसी तैयारी के, बिना किसी नोटिस के, बिना किसी सूचना के सारे देश को लॉकडाउन में कैद कर दिया गया और आम मेहनत कश के जीने के सारे रास्ते बंद कर दिए। भाई, इस लॉकडाउन में जो सुपर रिच हैं, जिन्हें आप अंबानी अडानी के नाम से जानते हैं, या उस कैटेगरी के जो धनी हैं, तो वो तो अपने बड़े बड़े रिसोर्ट में चले गए, 5 सितारा 7 सितारा रिसोर्ट में आनंद ले रहे हैं। जिनके पास याcht है, जहाज है, उसमें जहाजों में आनंद ले रहे हैं। फिर जो धनी थे वो अपने फार्म हाउसों में चले गए आनंद लेने के लिए, और बाकी हमारे आप जैसे बहुत सारे लोग जो कि अपने को मध्य वर्ग कहते हैं, जिनके पास एक आध फ्लैट है, किसी के पास घर है, किसी के पास नहीं है तो किराए का ही घर, फ्लैट, मकान है, तो वो मध्यम वर्गीय लोग अपने घरों में, फ्लैटों में बंद होकर के थाली घंटा बजाते हुए जमातियों और दलितों को, गरीबों को पानी पी करके कोस रहे हैं कि इन्हीं लोग, ये गंदे लोग, यही लोग जो है कोरोना लेकर के आए हैं और फैला रहे हैं, क्योंकि ये गंदा खाना खाते हैं, गंदगी से रहते हैं और दुनिया भर का ये फैला रहे हैं। और जबकि सच्चाई क्या है, ये आया हवाई जहाज से बाकायदे बैठ करके, हिंदुस्तान में आया, बना नहीं था, हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ था, हवाई जहाज से आया, चाहे ट्रंप साहब लेकर के आए या जो भी लेकर के आया। ट्रंप साहब का नमस्ते ट्रंप हाउडी मोदी के जवाब में बरोबर का जवाब देना चाहिए ना, तो नमस्ते ट्रंप हुआ यहाँ, और नमस्ते ट्रंप हुआ तो भाई दुनिया का मालिक आया है, तो आप जानते हैं जब दुनिया का मालिक चलता है तो उसके साथ लाव लश्कर चलता है, कम से कम 1000-1500 लोग उसके साथ आते हैं। तो 1000-1500 लोग अपने साथ बहुत सारी चीजें लाए होंगे, उसमें ये भी लेकर के आए होंगे। तो वहां से आया, कहां से भी आया, लेकिन आया ये जहाज पर चढ़ करके आया। और जब जहाज पर चढ़ करके आया तो जहाज पर चढ़ने वाले गरीब नहीं होते, मजदूर नहीं होते, आपके घरों में बर्तन चौका करने वाले, दुकान दौरी लगाने वाले, फेरी लगाने वाले, ये लोग हवाई जहाज पर नहीं चढ़ते। ये लोग आपके पास, जो लोग हवाई जहाज पर चढ़ करके आए थे, उनकी जब सेवा करने लगे तो इन लोगों को आपने दिया, वहां से उन्हें मिला आपसे। जिनको आप घरों में बैठ करके गाली दे रहे हैं, उन्हें आपने दिया है। बड़े बड़े धनवानों ने और मध्यम वर्ग के बहुत सारे, जिनको कि आप उच्च मध्यम वर्ग कहते हैं, उन लोगों की देन है ये, उन लोगों का गिफ्ट है इस देश के गरीब वर्ग को, मजदूर वर्ग को, और जिसके लिए आप उलट करके उनको गाली दे रहे हैं। खैर, हम लोग आते हैं आज मई दिवस के, माने मेहनत कश वर्ग के ऊपर। इस देश में करीब करीब 50 करोड़ जो हमारी श्रम शक्ति है, वर्किंग पॉपुलेशन जिसे कहते हैं, वो करीब करीब 50 करोड़। और उस 50 करोड़ में आपको शायद आश्चर्य हो कि बमुश्किल 6% हमारी श्रम शक्ति संगठित क्षेत्र में आती है। औद्योगिक मजदूरों के, वे मजदूर जिनके पास नौकरी की शर्त है, जिन्हें महीने
तनख्वाह मिलती है, जिन्हें पीएफ है, जिनके पास ग्रेच्युटी है, जिन्हें संसाधन है, वो कुल जमा 6%। और बाकी के 94% इस देश के मजदूर, इस देश की श्रम शक्ति, जो करीब करीब 45 करोड़ की आबादी होती है, वो लोग हैं जो कि असंगठित अनौपचारिक क्षेत्रों में माने न्यूनतम मजदूरी, निकृष्टतम कार्य की दशाओं और अधिकतम शोषण में पिसते हुए अपनी जिंदगी की जद्दोजहद में रोज कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं, जो आज भी चौराहों पर खड़े होकर के अपना श्रम बेचने के लिए खड़े होते हैं। लेबर जो कंस्ट्रक्शन में है, हर जगह के, उनको ये पता नहीं होता कि आज का चूल्हा अगर किसी तरह से जल गया शाम का, तो कल का सूरज जब निकलेगा तो वो कल का सूरज अपने साथ उनके चूल्हे के जलने का जुगाड़ लेकर के आ गया कि नहीं आएगा, ये उन्हें नहीं पता होता। रोज वो कुआं खोदते हैं और रोज पानी पीते हैं। ये वो लोग हैं जो कि छोटे मोटे कल कारखानों, दुकानों, निर्माण उद्योगों, ईंट भट्टों पर दिहाड़ी करते हैं, रिक्शा ऑटो चलाते हैं, तमाम बंगलों में, मॉल में, फ्लैटों में, कॉलोनियों में, होटलों में चौकीदारी करते हैं, दरबानी करते हैं, घरों में साफ सफाई, चौका बर्तन करते हैं, धोबी का काम करते हैं, नाई का काम करते हैं, डिलीवरी बॉय काम करते हैं। इस तरह के ये तमाम लोग, ये हमारे देश का मजदूर वर्ग। और इसमें से ज्यादातर वे लोग हैं जो अपने गांव घर छोड़ करके सैकड़ों और कुछ लोग तो हजारों मील, 1200, 1400, 1800 मील की दूरी तय करके वो औद्योगिक महानगरियों में, शहरों में, बस्तियों में, इंडस्ट्रियल स्टेट्स में पहुंचते हैं और वहां पर पहुंच करके अपनी रोजी रोटी की तलाश में आते हैं और इन महानगरों की चौखट पर टीन टप्पर, छान छप्पर, प्लास्टिक कुछ भी डाल करके अपना जीवन गुजारा करते हैं। और इन गरीबों की, इस पूरी आबादी की, ये जो 40 करोड़ 45 करोड़ की जो आबादी है, उस पूरी आबादी के जीने के सारे साधन आपने बिना किसी सूचना के, बिना किसी बंदोबस्त के अचानक बंद कर दिया कि आज से, इस समय से हम आज इस अभी बोल रहे हैं और उसके 4 घंटे बाद से ये देश पूरा लॉकडाउन हो गया। और इस तरह से अगला सुबह जब उठा, अगले दिन का सूरज जब निकला, तो इन 40 करोड़ लोगों के पास, 45 करोड़ लोगों के पास न रहने का ठिकाना था, न रोजी का आसरा था। और इसलिए जब धनवान और मध्यवर्गीय लोग अपने अपने महलों में, घरों में सोशल डिस्टेंसिंग के लिए बंद हुए, तब हजारों लाखों की संख्या में नहीं, करोड़ों की संख्या में ये गरीब मेहनतकश अपने परिवार के साथ, नन्हे नन्हे बच्चों को लिए हुए, अपनी पत्नी को लिए हुए, बूढ़े माँ बाप अगर थे उनके साथ हैं तो उनको लिए हुए, बीमारों को लिए हुए, अपना गठरी मोटरी जो है वो सर पर लादे हुए, साइकिल पर लादे हुए, इस देश के महानगरों के, हर महानगर के हर बड़े राजमार्ग पर आपको ये दिखाई दिए अगले दिन सुबह। आपकी सोशल डिस्टेंसिंग बड़े लोग और मध्यम वर्ग के लिए हुई, और उस सोशल डिस्टेंसिंग के नतीजे में इस देश का करोड़ों मेहनतकश मजदूर सड़कों पर आने के लिए मजबूर हुआ कि अगर भूख से मरना ही है, अगर हमारे पास कोई संसाधन नहीं है, तो क्यों ना हम अपने घर मुल्क पहुंच करके अपने लोगों के बीच में मरें। फाका अगर करना ही है तो अपने लोगों के बीच में फाका करें। तो ये आस, ये तड़प उन्हें लेकर के आई सड़कों पर। और आज भी, आज की डेट में, आज 40 दिन हो रहे हैं साथी, आज की डेट में भी इस देश की सड़कों पर ऐसे हजारों लाखों मजदूर आपको मिल जाएंगे। और रास्ते में पुलिस प्रशासन का अत्याचार झेलते, माने लोग जानवरों के साथ जैसा व्यवहार नहीं करते हैं, उस तरह का व्यवहार इस देश का प्रशासन, इस देश की पुलिस
ने किया, उनको केमिकल, जहरीले केमिकलों से बैठा करके, भेड़ बकरियों की तरह से बैठा करके, शायद भेड़ बकरियों को भी इस तरह से नहीं नहलाया जाता होगा, उनको इस तरह से नहलाया गया। भूख, प्यास, डायरिया, थकान से सड़कों पर दम तोड़ते हुए, अपने जिल्लत लाचारी के बोझ से लुटे पीटे आत्महत्या करते हुए, किसी तरह से अगर ये कुछ अभागे अपने घरों की चौखटों पर, अपने घर के दरवाजों के चौखटों के पहले जो है वो अपने शहर के, अपने गांव की सीमा पर पहुंचते भी हैं, तो हुआ क्या, होता क्या है, यहाँ क्या हुआ कि वो सारी सीमाएं सील हैं। आज देश का 3/4 हिस्सा जो है आज भी माने हॉटस्पॉट में सील है, न किसी को आने की इजाजत है, न किसी को वहां से निकलने की इजाजत है। तो आज ये अगर जहां पहुंच भी गए तो वहां पर पुलिस मुस्तैद जरूर खड़ी, अपना लाठी डंडा बेच लिए हुए, और इन अभागों को माने बेत से पीटे गए कुत्तों की तरह से खदेड़ करके वहां से भगाया जाता जा रहा है। ये हम मई दिवस पर ये देश, ये निजाम, ये व्यवस्था, ये सिस्टम इस देश के मजदूरों को, इस देश की मेहनत को, इस देश के गरीबों को, इस देश के दलितों को, आदिवासियों को ये तोहफा दे रही है। और इसलिए माने कोई नहीं कह सकता, आप चाहे जितने दावे कर लीजिए, लेकिन कोई नहीं कह सकता कि मौत का आंकड़ा किसके खाते में ज्यादा है। कोरोना के खाते में ज्यादा मौत का आंकड़ा है या लॉकडाउन के खाते में ज्यादा मौत का आंकड़ा, ये कोई नहीं बता पाया और शायद कभी नहीं बता पाया। तो सचमुच में ये जो कुछ भी हुआ, आज हम जहां पर हैं इस लॉकडाउन में, जिन परिस्थितियों में हैं, मैं इसीलिए कहता हूं कि ये कोरोना की नहीं, हमारे देश की और दुनिया के निजाम की देन, व्यवस्था की देन है, सिस्टम की देन है। एक बर्बाद, लुटा पिटा, मौत के बियाबान शमशान में बदलता हुआ, सांप्रदायिक नफरत और असहिष्णुता के उन्माद में डूबता हुआ देश, और दलित, कमजोर, मजलूम को चबाती हुई, हर उस आवाज को कुचलती हुई निजामशाही जो प्यार, भाईचारे, सहनशीलता का पैगाम देती हो और आज की निजामशाही से नाइत्तफाकी रखती। ये हमारा देश, और इसीलिए बहुत बेसाख्ता याद आते हैं फैज कि जर्द पत्तों का बन ये मेरा देश है, जर्द पत्तों का बन ये मेरा देश है, दर्द की अंजुमन जो मेरा देश है। सचमुच में भूख, हताशा, गरीबी, लूट से पीड़े पड़ चुके पत्तों और बेपनाह पसरे हुए दर्द का बियाबान जंगल बन चुका है हमारा देश। बात करते हैं थोड़ा संगठित मजदूर वर्ग की। जब सत्ता और सिस्टम के दुलारे निजी क्षेत्र की स्वास्थ्य और उत्पादन सेवाएं पूरी तरह से नाकारा, बेकार साबित होने लगी, तब जाकर के सरकार को किसकी याद आई? हमारी याद आई, सार्वजनिक क्षेत्र की याद आई। वो क्षेत्र जिसे पिछले 40 साल से जो भी सरकारें नहीं हो, ये सिर्फ आज की सरकार की बात नहीं, सन 1985 से नियोलिबरल, जिसको उदारीकरण का तांडव सन 1985 से शुरू हुआ था, और पिछले 40 सालों में हर सरकार ने, हर व्यवस्था ने सार्वजनिक क्षेत्र को पानी पी पी करके गालियां दी हैं, बदनाम किया है, उनके सारे संसाधन काटे हैं और कौड़ियों के मोल अपने निजी दुल्हनियों को बेचा है। और बेचा क्या है, मैंने परोस दिया है, थाली पर बाकायदे लगा करके परोस दिया है, कौड़ियों के मोल। वही सार्वजनिक क्षेत्र आज
जब निजी क्षेत्र पूरी तरह से फेल हो गया, तो आज वही सार्वजनिक क्षेत्र, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, हिंदुस्तान लाइफ केयर, ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के तमाम कारखाने, फैक्ट्रियां, रेल कोच और डीजल के कारखाने, इस देश के अस्पताल, आज वही सार्वजनिक क्षेत्र और वही रेल और डीजल जिसके कि आज आपने पटरी बेच दी, स्टेशन बेच दिया, जिसके सारे लोगों को कारखाने बेचने के चक्कर में पड़े हैं, वही रेल के हर कारखाना, हर लोको वर्कशॉप और पब्लिक सेक्टर का हर फैक्ट्री आज मास्क बना रही, दिन रात एक करके मास्क बना रही है, सैनिटाइजर बना रही है, पीपीई बना रही है, वेंटिलेटर बना रही है, हर जरूरी उपकरण बना रही है। और सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर अपनी जान पर खेल करके, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ अपनी जान पर खेल करके, वर्चुअली अपनी जानें दे करके, मई दिवस के शहीद आज वो हैं। आज उनकी शहादत को याद किया जाना चाहिए। वो अपनी शहादतें दे करके आज जान बचा रहे हैं। ये सिस्टम, ये पूंजीपति कोरोना से नहीं लड़ रहा है, हम लड़ रहे हैं, हमारा सार्वजनिक क्षेत्र लड़ रहा है, हमारे डॉक्टर लड़ रहे हैं, हमारे मजदूर भाई लड़ रहे हैं, हम लड़ रहे हैं। और तब जो है, और हमारे बैंक के कर्मचारी इस परिस्थिति में वो जा करके और इस भारत का, इस देश का वित्तीय तंत्र जिंदा रखे हुए, उनकी बदौलत आज एटीएमों में पैसा दिखता है, उनकी बदौलत आज जो भी कारोबार हो पा रहा है, उनकी बदौलत हो पा रहा है। तो ये जो परिस्थिति है, ये परिस्थिति दुनिया के हर उस देश की है जिसने पिछले 4 दशकों में यही तांडव किया है नव उदारवाद के नाम पर। और इसलिए आज बड़ी मजेदार बात है कि आज दुनिया को, पूंजी को, पूंजीपतियों को, पूंजी के पैरोकारों को आज एक बार फिर सार्वजनिक क्षेत्र की और राज्य के हस्तक्षेप की याद आई। उस राज्य को जिसको उन्होंने मैंने चाबुक मार के दुत्कार दिया कि ये इकोनॉमिक्स में, बिजनेस में तुम्हारा कोई बिजनेस नहीं है, स्टेट हैज नो बिजनेस इन बिजनेस। आज दुनिया का फाइनेंशियल टाइम्स पूंजी का सबसे बड़ा अखबार माना जाता है, और उस फाइनेंशियल टाइम्स ने 3 अप्रैल के एडिटोरियल में लिखा कि आज जरूरत है दुनिया को कि राज्य, हर देश का राज्य इस बात की गारंटी करे कि जो बुनियादी सेवाएं हैं, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, खास करके स्वास्थ्य पर विशेष जोर दिया गया कोरोना के रेफरेंस से, लेकिन जो भी बुनियादी सेवाएं हैं, वो बुनियादी सेवाएं मुकम्मल रूप से राज्य के खाते में आए, वहां उनको देखा जाए। हर नागरिक के लिए एक न्यूनतम परचेजिंग पावर की, न्यूनतम आय की, उसके जेब में न्यूनतम पैसे की गारंटी हो। और गरीब देशों का, माने ये फ्रांस की, ये माने फाइनेंशियल टाइम्स कह रहा है, फ्रांस के राष्ट्रपति निकोलस सरकोजी कह रहे हैं, और इस जो कैथोलिक चर्च है उसके माने हमारे ईसा मसीह के एकदम डायरेक्ट जो प्रतिनिधि हैं, कैथोलिक चर्च के पोप फ्रांसिस कह रहे हैं, आज इस बात को उठा रहे हैं कि गरीब देशों के कर्जों को माफ किया जाना चाहिए। आज ये याद आई है, लेकिन आज दुनिया में, और ये याद रखिएगा कि ये याद कोई परमानेंट याद नहीं है, ये याद सिर्फ इसलिए आई है कि आज चूंकि पूंजी इस हैसियत में नहीं है कि आज अपने आप को बचा सके, अपने उद्योगों को बचा सके, इसलिए एक बार फिर वो हमारे पैसे से, हमारे आपके टैक्स से, हमारे आपके संसाधनों से वह अपने आप को जिंदा करना चाहती है। और जैसे ही वह जिंदा होने लायक हो जाएगी, वह फिर इस बात की डिमांड करने लगेगी कि फिर सारी चीजों का निजीकरण हो, फिर हमको जो लूटने के लिए दिया है। यह एक चक्र है कि जब संकट सरकार का, कीमत
संकट की कीमत जनता की और मुनाफा पूंजीपति का। ये पूंजी का चक्र है। और ये लेकिन और इसके बावजूद हमारे यहाँ क्या हो रहा है, ये भी थोड़ा सा ध्यान देना पड़ेगा कि जब आज सारी दुनिया जब कम से कम त्राहि त्राहि करके इधर सोच रही है कि कुछ किया जाना चाहिए, भले ही अपने बचाने के लिए, आज लोगों को भी कुछ बचाना जरूरी है, क्योंकि लोग रहेंगे तो उन्हीं से लूटा जाएगा ना। लोग ही अल्टीमेटली प्रॉफिट देंगे, पूंजी को प्रॉफिट नहीं देती, हाँ प्रॉफिट देते हैं। तो आज जरूरत यह हो गई कि लोगों को पहले बचाया जाए, लूटने के लिए पहले खजाना बनाया जाए, रिजर्वायर बनाया जाए। और इसलिए आज ये मुहिम चल रही है। लेकिन आज हमारे देश में आज भी इस तरह की कोई आवाज, चाहे वो आनंद तेलतुंबड़े की आवाज हो, चाहे वो गौतम नवलखा की आवाज हो, चाहे वो सुधा भारद्वाज की आवाज हो, चाहे वो सफूरा की आवाज हो, किसी की भी आवाज हो, आज वो सारी आवाजें जो इस तरह की बात करती हैं, जो देश की बात करती हैं, जो आपको आईना दिखाने की बात करती हैं, जो इस देश की जरूरतों की बात करती हैं, वह आज भी आपके लिए देशद्रोह है। और उनकी आज भी सजा आपने मॉब लिंचिंग मुकर्रर करके रखी। जेल, मॉब लिंचिंग, झूठे मुकदमे, फर्जी मुकदमे, ये सजा आपने पहले से तय करके रखी हुई है इन लोगों की। तो सीधी बात है कि आज जब देश की मेहनत का जान की बाजी लगा करके अपने इस संकट से जूझने में लगे हुए हैं, सरकार के पास मेहनत कशों और आम जनता को लूटने के लिए देने के सिवा कुछ नहीं, कुछ मैंने लूटने के सिवा कुछ उसको देने के लिए नहीं। मैंने पूंजीपतियों को लाखों करोड़ की आपने रिजर्व बैंक से 1,70,000 रुपया हजार करोड़ रुपया जो है नोच लिया, उसके लिए रघुराम राजन को निकाल दिया, उसके लिए विराल आचार्य को निकाल दिया, और अपने आदमी को ले आए जिनको कि अर्थशास्त्र का ककहरा नहीं मालूम, एबीसीडी नहीं मालूम, जो इतिहास के विद्यार्थी रहे हैं, उनको आपने इस रिजर्व बैंक को, इस देश की अर्थव्यवस्था को, इस देश के वित्तीय तंत्र को इतिहास में दफन कर देने की जिम्मेदारी देकर के वहां बैठा दिया। और बैठाते ही आपने हफ्ते भर के अंदर 1,70,00,000 उनसे वसूल लिया, और वसूलते ही इस 1,70,00,000 को इस देश के पूंजीपतियों को उनके टैक्स रिलीफ में दे दिया। तो उनको आपको पूंजीपतियों को देने के लिए, लाखों करोड़ों की कर छूट देने के लिए, अभी आज रोज आप अखबार में पढ़ते हैं 65,000 करोड़ रुपया जो है 50 पूंजीपतियों का जो है बट्टे खाते में डाल दिया। और ये नई बात नहीं है, आज आप पढ़ रहे हैं वो अलग बात है, लेकिन हर साल जब बैंक अपने खाते बंद करते हैं, मार्च की खाताबंदी जब करते हैं, बैलेंस शीट बनाते हैं, हर साल लाखों करोड़ रुपया, 1.5 लाख, 2 लाख, 3 लाख करोड़ रुपया हर साल बट्टे खाते में डाला जाता है। और वो बट्टा खाता, वो कर्ज, वो बकाया कर्ज, हमारा आपका कर्ज तो नहीं हो सकता। हमारा आपका कर्ज के लिए तो फिर किसान आत्महत्या कर लेता है, लेकिन वो उनका कर्ज है, अडानी का कर्ज है, अंबानी का कर्ज है, इस देश के टाटा बिरला का कर्ज है, हमारा आपका कर्ज नहीं, जिसका की कीमत, जिसका भुगतान हम कर रहे हैं। वो जो उन्होंने बट्टे खाते में डाला, उसका नुकसान की भरपाई अंबानी अडानी अब नहीं करेंगे, आप करेंगे। आपके जो डिपॉजिट्स हैं उन पर रेट कम होंगे, आपके ऊपर टैक्सेशन बढ़ेगा, ये हमको आपको उसका भुगतान करना है, ये याद रखना चाहिए। तो उसके लिए आपके पास बहुत पैसा है। आपके पास महामहिम राष्ट्रपति के लिए, उपराष्ट्रपति जी के लिए, प्रधानमंत्री जी के लिए 2 हवाई जहाज, मिसाइल रोधी हवाई जहाज जो है 8,500 करोड़ रुपए में खरीदने के लिए पैसा है। आपके पास 20,000 करोड़ रुपया संसद नया जो है घर बनाने के लिए, इस देश के सबसे गरीब लोगों का, क्योंकि जो हमारी सरकार है, जो हमारे सांसद हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो तो इस देश के गरीबों के प्रतिनिधि हैं ना। तो जो गरीबों का प्रतिनिधि होगा वो सबसे गरीब होगा। तो इस देश के सबसे गरीबों के लिए घर बनाने के लिए, उनके रहने के लिए और उनके गलचौर के लिए आप 20,000 करोड़ रुपए का भवन बनाने के लिए आपके पास पैसा है।
आपके पास 3-3 हजार करोड़ रुपए की मूर्तियां बनाने के लिए पैसा है, लेकिन आम जनता को कोरोना से राहत देने के लिए, भूख से मरते आत्महत्या करते किसान को कर्ज से राहत देने के लिए आपके खजाने हमेशा खाली। वित्त मंत्री जी का 1,70,000 करोड़ रुपए का जो राहत पैकेज है, मैंने यह गरीब के ऊपर एक तमाचा है, क्रूर मजाक के अलावा कुछ नहीं। इस राहत पैकेज में से आधे से ज्यादा पैसा जो योजनाएं हमारी चल रही थी, उन योजनाओं में जो बकाया रकम थी, जो ड्यू था, उनमें उनका पैसा आपने रिलीज किया है। आपने रिलीफ कोई नहीं दी, और रिलीफ के नाम पर आपने जो कुछ दिया है 70,000 80,000 करोड़ रुपया, वो कितना पहुंचेगा ये आपको मालूम होना चाहिए। और उसका अगर आप हिसाब लगा लीजिए तो मुश्किल से 550-600 रुपया जो है वो एक नागरिक के ऊपर पड़ रहा है। 40 दिन से आपने लॉकआउट किया, इस देश के पूरे वित्तीय तंत्र को तहस नहस कर दिया, 20 करोड़ लोगों की नौकरियां छीन ली, और 500-550 रुपए का आपने राहत पैकेज दे दिया। इसे क्या कहेंगे आप? और इस राहत पैकेज देने के लिए आपने इस देश के सबसे गरीब रहनुमा ने, हमारे साहब ने अपनी झोली आपके सामने फैला दिया, अपनी झोली फैला दिया, नया कोष बना दिया, प्रधानमंत्री राहत कोष के अलावा एक नया पीएम केयर फंड बना दिया, और आपसे कहा कि अरे ये ऐसा संकट है जिस संकट में हमारी बहनें अपने गहने उतार करके दान दे दिया करते थे, आज एक बार फिर वही संकट आया है। तो आज आपसे भूख से मरने और भूख से मरते हुए अपने गहने गरिया उतार करके प्रधानमंत्री जी के केयर फंड में देने का आपसे आग्रह है। और ये सब तब हो रहा है जब सरकार के पास एफडीआई का जो वित्तीय कोष होता है, जो फॉरेन एक्सचेंज जिसको कहते हैं, उसका रिकॉर्ड भंडार है। सबसे ज्यादा इसमें पैसा जो है उस एफडीआई कोष में है। आज सबसे ज्यादा अनाज रखने की जगह नहीं है एफसीआई के गोदामों में, लेकिन इस देश की भूख से मरती हुई जनता को देने के लिए आपके पास वो अनाज नहीं। तेल की कीमतें माने आज नेगेटिव में पहुंच रही हैं, और तेल की कीमतों से लाखों करोड़ की कमाई इस देश की सरकार, और जो चाहे वो प्राइवेट कैपिटलिस्ट का तेल का कारखाना हो, चाहे वो हमारे सार्वजनिक क्षेत्र के कारखाने हो, लाखों की कमाई, लाखों करोड़ की कमाई जो है उस पैसे से कर रहे हैं। लेकिन हमको देने के लिए, इस देश की जनता को देने के लिए नहीं रोक है, नहीं उसके पास पैसा है, और उल्टे हमारा एक दिन का वेतन काट लिया जा रहा है उस पीएम केयर कोष में। उसके बाद महंगाई भत्ता रोक दिया जा रहा है, पेंशनरों का, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं, जो सरकारी कर्मचारी हैं, उनका रोक दिया जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर के कर्मचारियों की जो सारी बढ़ोतरी है वो रोक दिया जा रहा है, 10% से लेकर के 50% तक जो है उनका वेतन कटौती किया जा रहा है। ये हो रहा है। ये मई दिवस पर ये सिस्टम मजदूरों को, इस देश के मेहनत कशों को, इस देश की जनता को, इस देश के मजदूर वर्ग, चाहे वो संगठित क्षेत्र के 6% वाले मजदूर हों और चाहे असंगठित अनियंत्रित क्षेत्र के 94% वाले मजदूर हों, ये इस देश की सरकार मई दिवस के नाम पर दे रही है। समय काफी हो गया। हाँ, हेलो। हाँ, तो समय काफी हो गया साथियों, बहुत जल्दी समेटता हूं, क्योंकि जब दर्द होता है तो आवाज निकलती, जिसके ऊपर लाठी पड़ती है तो वो तो चिल्लाएगा ही, और लाठी को पकड़ने की कोशिश भी करेगा। तो आगे आने वाले दिन बहुत चुनौती के होने वाले हैं। आज सारा देश लॉकडाउन में है, हमेशा तो नहीं रहेगा। कल को ये कैद खत्म होगी, आर्थिक गतिविधियों के फिर से शुरू होने की बात होगी,
और तब आप पाएंगे कि इस देश की तो लाखों इकाइयां, औद्योगिक इकाइयां हमेशा के लिए बंद हो चुकी हैं। जो छोटी मोटी उद्योग धंधे हैं जो 40 दिन बंद रहे, उनकी हैसियत है कि वो अपना उद्योग धंधा फिर से खोल पाएंगे। लाखों की संख्या में इस तरह की औद्योगिक इकाइयां, चाहे वो इंडस्ट्रियल एस्टेट रामनगर की हो, चाहे कहीं की भी हो, चाहे वो गुड़गांव की हो, चाहे वो नोएडा की हो, चाहे कहीं कहीं की भी हो, किसी भी इंडस्ट्रियल एस्टेट की, जिनको क्या आप अनौपचारिक क्षेत्र में कहते हैं, उनकी जितनी भी इकाइयां हैं वो ज्यादातर इकाइयां बंद हो जाएंगी। उनके मालिकों की ये हैसियत नहीं रह जाएगी कि वो दोबारा खोल पाए। और जब उनके साथ जब लाखों की संख्या में ये इकाइयां बंद होंगी तो करोड़ों की संख्या में इस देश से रोजगार हमेशा के लिए बंद होगा। तो आपने सिर्फ लॉकडाउन में ही 40 करोड़ लोगों के रोजगार नहीं बंद किए। जब लॉकडाउन खुलेगा तब होगी असली परीक्षा, जब कम से कम 20 लोगों के रोजगार जो है वो हमेशा के लिए हो चुके होंगे। और ये जब रोजगार बंद हो चुकेंगे तो भूख तो नहीं मानती है ना। तो आज जो 40 करोड़ मजदूर अपने घरों को वापस लौटे हैं, कल उनमें से जो भी बचेंगे, जो भी जिंदा रहेंगे, एक बार फिर भूख और अपनी सांसों को बचाने की मजबूरी उनको फिर से श्रम बाजार में अपने आप को बेचने के लिए मजबूर कर। और तब वहां श्रम बाजार के देने के लिए उनको दिल्लत और दुत्कार के अलावा कुछ नहीं होगा। और इस समय तक समाज में सांप्रदायिकता का जहर अपने चरम पर पहुंचेगा। आज किसको ठहराया जा रहा है इन सारे चीजों के लिए जिम्मेदार? जमायतियों को। जमायतियों के नाम पर पूरे मुस्लिम कौम को, गरीब को, माने दलितों को, गरीबों को, आदिवासियों को और उनके हिमायतियों को, जो प्रोग्रेसिव एलिमेंट्स हैं, जो जनतंत्र की आवाजें हैं, इन सारे लोगों को आज जो है इसका जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। और तब जो है ये आज इतने दिन से जो पिछले 6 साल से जो रिहर्सल चल रहा है, गली गली, सड़क सड़क, रेल के डिब्बों में मॉब लिंच करने का, बलात्कार का, लूट का, अपहरण का, ये जो रिहर्सल चल रहा है अपने ढंग का राष्ट्र बनाने का, एक खास रंग का राष्ट्र बनाने का, उस रिहर्सल का असली तांडव तब शुरू होगा। और ये आपने कोरोना चला जाएगा, लेकिन 20 तरह का कोरोना, जो आपातकाल जिसको का नाम देंगे, 20 तरह का कोरोना हमेशा तैयार रहता है। आतंकवाद एक कोरोना है, राष्ट्रीय सुरक्षा दूसरा कोरोना है, पाकिस्तान तीसरा कोरोना है, अर्बन नक्सल चौथा कोरोना है। कोरोना की कमी नहीं। और किसी भी कोरोना का नाम दे करके जब चाहे तब, अब इनके हाथ में एक नायाब हथियार आ गया है, लॉकडाउन। जब चाहेंगे तब, जिस जगह को चाहेंगे, जहां चाहेंगे, जिसको चाहेंगे, आपको कैद करने के लिए इनके पास ये नायाब हथियार मिल गया है। उसको वो लौटाने वाले नहीं। और एक ये पूरा का पूरा, माने इस तरह से दुनिया के पैमाने पर हमारे यहाँ इस तरह के कोरोना है। कहीं पर माइग्रेंट कोरोना है, प्रवासी कोरोना है, कहीं रेशियल कोरोना है, काले और गोरे का कोरोना है, कहीं आतंकवाद का कोरोना है, इस्लामिक फोबिया का कोरोना है। तो कोरोना की कमी नहीं है सत्ता के लिए, सिस्टम के लिए। और दुनिया के पैमाने पर आने वाले दिनों में, इस पोस्ट कोरोना सिनेरियो में, ये याद रखिएगा कि दुनिया के पैमाने पर आज दुनिया वैश्विक गृह युद्ध के मुहाने पर है। आज उस मुहाने पर ले करके आपने पहुंचाया है जहां जनता एक दूसरे को कसाईयों की तरह से कत्ल करेगी आने वाले दिनों में। और यहां हम चुनौती आती है, यहां मई दिवस में मजदूर की चुनौती यहां है। ये चुनौती हर श्रम
मनुष्य की रोजी रोटी, सम्मान और अमन के संघर्ष में जूझने और उसे नेतृत्व देने का दायित्व है आज मई दिवस का। आज मई दिवस का दायित्व है। ये चुनौती हर श्रमशील व्यक्ति के मनुष्य को मनुष्य समझे जाने की, मनुष्य का अधिकार दिए जाने की लड़ाई है। मेहनत के अवसर, उसके पूरे दाम, श्रम के मान का संघर्ष है। और ये श्रमशील संघर्ष 6% का संघर्ष नहीं है, ये 99% का संघर्ष है। ऑक्युपाई संघर्ष ने जो नारा दिया था, ऑक्युपाई आंदोलन ने, वो बहुत सही नारा है। ये आज दुनिया में लड़ाई 1% वर्सेस 99%, 1% बनाम 99% है। एक सिंबॉलिक रूप में आप उसको 199 की बात करते हैं, वो 298 हो सकता है, 595 हो सकता है, लेकिन वह 6% 5% की लड़ाई नहीं है। आज यहां लड़ाई है। ये मजदूर वर्ग के सामने ये एक चुनौती है कि वह अपने आयाम को, अपने क्षितिज को, मेहनत कश वर्ग के नाम पर जब हम आवाज देते हैं दुनिया के मेहनत कशों एक हो, तो हमारा जो होराइजन है, हमारा जो व्यू है, वो कितना एक्सपेंड होना चाहिए, कितना चढ़ना चाहिए कि हर वह व्यक्ति जो पसीना बहा करके खाना खाता है, वो हमारे मेहनत कश वर्ग का हिस्सा, हमारे श्रमशील वर्ग का हिस्सा, वो हमारी इस लड़ाई का हिस्सा। क्योंकि अगर ये विजन हमने नहीं रखा तो आने वाले दिनों में हमारे ही वर्ग के हिस्से को जो हमारा कत्ल करेंगे, जो मॉब लिंचिंग कर रहे हैं, वो कहीं बड़े घरों से नहीं आ रहे हैं, वो हमारे ही इसी समाज के, इसी सोशल बेस के, हमारे ही सोशल बेस के हिस्से, जिनको हम नहीं ले पाए, हम अपने साथ नहीं जोड़ पाए, इसलिए वो आज जो है उनके साथ जुड़े। तो आज ये चुनौती है हमारी कि आज हम उनको भी, उस पूरे कायनात को, इस पूरी दृष्टि के साथ हम उनको अपने साथ जोड़ें और अपने साथ जोड़ करके हम इस लड़ाई को आगे बढ़ाएं। क्योंकि आज से 107 साल पहले मई दिवस के अपने पर्चे में कहा था, सन 1913 में, कि दमन चाहे जितना बर्बर हो, चाहे जितना भयानक हो, चाहे जितना आक्रामक हो, अपने आप में किसी देश में क्रांति के लिए काफी नहीं होता। ज्यादातर मामलों में ये काफी नहीं होता कि दमित वर्ग इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं, हम आप इस नतीजे पर पहुंच चुके हैं कि हम लोग अब पुराने तौर तरीकों से शासित होने के लिए तैयार नहीं हैं और इसलिए चीजों को बदलना चाहिए। उतना ही जरूरी ये भी है कि शासक वर्ग भी इस नतीजे पर पहुंचे कि अब वह पुराने तौर तरीकों से शासन कर पाने की हालत में नहीं। और ये दोनों स्थितियां मिलकर के दमित वर्ग को, श्रमिक वर्ग को, मेहनत कश वर्ग को एक राजनीतिक वर्ग में बदलती है। और चुनौतियां राजनीतिक वर्ग, राजनीति की चुनौती, समाज की चुनौती, पूंजी की चुनौती राजनीतिक वर्ग ले सकता है। और इसलिए ये जो चुनौती है वह आज भी हमारे सामने मौजूद है कि न सिर्फ यह कि हम इस नतीजे पर पहुंचे कि हमें ये शासन मजबूर नहीं, बल्कि आज सिस्टम को हमें इस नतीजे पर पहुंचाना होगा कि वो हम पर जुल्म करके शासन नहीं कर सकता। आज चुनौती यहां है। इसलिए हम लड़ेंगे कि हम जिंदा हैं। उनकी हमें खत्म करने की, हमें मारने की तमाम कोशिशों के बावजूद हमारा वजूद जिंदा है, हम जिंदा हैं। हम लड़ेंगे कि हम डरना, हम हारना, हम मरना भूल चुके हैं। हम लड़ेंगे अपने लिए और अपने आने वाली नस्लों के लिए। हम लड़ेंगे अपने आने वाली नस्लें, इसलिए लड़ेंगे कि आने वाली नस्लें अपने बहते हुए पसीनों और तनी हुई मुट्ठियों के गुरूर के साथ कह सकें कि हम जिंदा कौम हैं, हम जिंदा कौम थे और हम जिंदा रहेंगे। हम लड़ेंगे कि हम भगत सिंह के साथी हैं, हम लड़ेंगे कि हम अम्बेडकर के सिपाही हैं, हम लड़ेंगे कि हम गुरु गोविंद सिंह के साथी हैं, हम लड़ेंगे कि भगत सिंह ने कहा था कि मुल्क हमेशा आबाद रहे, साद रहे, आबाद रहे। मुल्क हमेशा साद रहे, आबाद रहे। जिंदगी क्या है? फानी है, रहे न रहे। हमारी शहादतों का यह मोल नहीं की बात नहीं। आज जिंदगी की बात इस देश की है, इस दुनिया की है, मनुष्य की है, मनुष्यता की।
और इसलिए आज हम लड़ेंगे कि हम इस देश को, हम इस दुनिया को, हम इस सृष्टि को, हम इस प्रकृति को हम सजाएंगे, संवारेंगे, उठाएंगे तुझे, हर मीठे नक्श को चमका के उभारेंगे तुझे, राह इमदाद की देखें ये भले तौर नहीं, हम भगत सिंह के साथी हैं, कोई और नहीं, इनकलाब जिंदाबाद। बुला दो, कहा उसको क्या करना है। दबा दिया था हमने, ओके करके कुछ आया। हाँ